नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन लगातार आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। उसी क्रम में हम आप आगे अगले चैप्टर की तरफ बढ़ें, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको यथाशीघ्र मिलते रहें अपलोड करते ही। चलिए बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। देख लीजिए अगले लेसन में हमें क्या क्या कवर करना है मेरे दोस्तों। एग्जाम पास में है, टाइम कम है, शीघ्रता से आप सेलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सके, इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समाहित किया गया है। चैप्टर 11वां आपको पढ़ना है क्लास 12th का, जीव और समष्टियाँ यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इनके बारे में आपको जानना है। इसमें अध्याय में जो शॉर्ट समरी दी गई है उसको देखना है, एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न देखना है, निश्चित उत्तरी देखना है और साथ ही साथ लघु उत्तरी देखना है। तो जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है उसको ही यहाँ रखा गया है। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट वी से यह जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा। चलिए देखिएगा समरी में क्या दिया गया है। दिया है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जीवों को अपने पर्यावरण के अजैव और जैविक घटकों के संबंधों का अध्ययन है, यानी जैविक और अजैविक घटकों के बीच का जो संबंध है वही क्या है, वही आपका पारिस्थितिकी या इकोलॉजी है। इस चीज को समझ लीजिएगा। आगे दिया है यह जीव विज्ञान की शाखा है तथा जीव विज्ञानी संगठन के 4 रास्तों अर्थात जीव, समष्टि, समुदाय और जीवों, जिसे आप बायोम से भी संबोधित करते हैं, ये 4 ऐसे टर्म हैं जिनकी यहाँ चर्चा होती है। तो जीव ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, समष्टि पॉपुलेशन भी आप समझते हैं, समुदाय और जीवों, ये 2 चीजें आपको थोड़ा सा और क्लियर करनी है। बात करिए, आगे बढ़ते हैं। समष्टि स्तर पर प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकासीय परिवर्तन होता है, इसीलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समष्टि किसी दी गई जाति के व्यक्तियों का समूह है जो सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र में समान संसाधनों के लिए परस्पर स्पर्धा करते हैं। वहीं आगे दिया है उन संसाधनों में जन्म और मृत्यु दरें, लिंग अनुपात और आयु वितरण आदि गुण होते हैं जो व्यष्टियों में नहीं होते हैं। समष्टि में नर और मादाओं के भिन्न भिन्न आयु वर्ग का अनुपात प्रायः आयु पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में आगे दिया गया है। इस आकार यह बताता है कि क्या समष्टि स्थिर है, आगे बढ़ रही है या घट रही है। तो ये स्थिति यहां जो है स्पष्ट की जाती है डायग्राम के माध्यम से। आगे दिया गया है समष्टि पर किसी भी कारक का पारिस्थितिकी प्रभाव आमतौर पर उनके आकार में प्रतिबिंबित होता है, जिसे जाति के अनुसार विभिन्न तरीकों जैसे संख्या, जीवभार, आवरण प्रतिशत से व्यक्त किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि व्यक्त करने का जो माध्यम है वह भी इन्होंने यहां क्या किया है, आपको समझाया है समष्टि को। ठीक है, आगे चलिए। समष्टियां जन्म और अप्रशासन, समष्टियां जन्म और अप्रवासन से बढ़ती हैं तथा मृत्यु एवं उत्प्रवासन से घटती। अब समष्टि यानी पॉपुलेशन जो है कब बढ़ेगा भाई, जब नए जीवों का जन्म होगा। ठीक, घटेगा कब, जब मृत्यु होगी। तो यहां 2 बातें दी गई। बढ़ेगा किन बातों पे,
समष्टियों में जब नए जीवों का जन्म हो या से कहीं से अप्रवासन करके जीव आ जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में बढ़ेगा। लेकिन घटने की बात करें तो वहां मृत्यु है तो उस स्थिति में ये खत्म होगा, समाप्त होगा, या उत्प्रवासन हो यानी कि उस पर्टिकुलर स्थान से पॉपुलेशन कहीं और चली जाने लगे तो उस स्थिति में घट जाएगा। तो घटना और बढ़ना दोनों संभव है और इन्हीं दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है जैसा कि दिया गया है। आगे, संसाधन असीमित होने पर वृद्धि प्रायः 4 घातांकी होती है, लेकिन जब संसाधन उत्तरोत्तर सीमांकारी होते जाते हैं तब वृद्धि प्रतिरूप लॉजिस्टिक संभार या तंत्री हो जाती है। दोनों स्थितियों में वृद्धि अंततः पर्यावरण की पोषण क्षमता से परिसीमित होती है। आगे, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर यानी आर किसी भी समष्टि की वृद्धि करने की जन्मजात शक्ति की क्या होती है, माप होती है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। आगे दिया है, प्रकृति में प्राणी हुआ, पादप, सूक्ष्मजीव परस्पर अलग नहीं रह सकते। वे जैव समुदाय या बायोटिक की जो कम्युनिटी है बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रियाएं करते हैं। जैसे जैव समुदाय के मध्य अंतर क्रियाएं आदान प्रदान गिव एंड टेक संबंधों को व्यक्त करती है। यानी जो जैव समुदाय है, बायो कम्युनिटी है ना, जैव समुदाय या बायो कम्युनिटी है, उनमें आपस में कुछ चीजों की लेन देन होती है जिससे कि उनका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना होता है, या कहते हैं उनका एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक व्यवस्था दिखाई देती है। आगे दिया है, परभक्षण दूसरे जीवों को खाने वाले। 2 जीवों के बीच अन्योन्य क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। जो जीव दूसरे जीव को भक्षण करता है उसे भक्षक कहते हैं। याद रखिएगा, खाने वाला भक्षक है, जिसे आप प्रेडेटर कहते हैं। आगे, तथा जिस जीव को खाया जाता है उसे भक्ष्य या शिकार प्रे कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें यहां आपको मिल गई। आगे, जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए जल, स्थल, भोजन, खनिज ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष के दौरान प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अन्य जंतुओं के साथ एक होड़ देखी जाती है। इस होड़ को प्रतियोगिता या इसी को प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कहते हैं। 2 प्रतियोगिता या स्पर्धा को 2 प्रकार से देखा गया है। पहला, अंतरजातीय स्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दूसरा क्या देखा जाता है भाई, दूसरा है आंतरजातीय स्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, 2 तरह की कंपटीशन आपको देखने को मिलेंगे, एक ही जाति के जीवों के बीच और 2 अलग जातियों के जीवों के बीच। तो इंटर और इंट्रा। ठीक है, स्पर्धी अनंतता सिद्धांत एक सिद्धांत है। इसके अनुसार कोई भी 2 प्रजातियां समान समय में समान कर्मता असीम काल तक धारण नहीं कर सकती। क्लियर है। आगे, इस प्रकार की क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होती है, उसी को हम पैरासिटिज्म या परजीविता कहते हैं। आपको मुहावरा याद होगा, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इसके लिए क्या होता है, वो सटीक बैठता है। आगे देखिए, जो जीव पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं उन्हें परजीवी या परपोषी पैरासाइट कहते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सहभोजिता की। वह संबंधता है जिसमें 2 अलग अलग जातियों में से एक जाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी जाति अप्रभावी रहती है। एक पर प्रभाव होगा, लाभ रहेगा, दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात दूसरी जाति को न तो लाभ होता है
न ही हानि। सहभोजिता दो प्रकार की होती है। पहला सतत सहभोजिता कंटिन्यूअस कॉमनसेलिज्म, और दूसरा असतत संपर्क द्वारा सहभोजिता जिसको कॉमनसेलिज्म विदाउट कंटिन्यूअस कांटेक्ट। तो ये दो तरह की सहभोजिता की भी बात की गई है, जिसमें एक जीव क्या कर रहा है, लाभान्वित हो रहा है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी चीज को नाम दे दिया गया है, नाम दिया गया है सहभोजिता। आगे बात करें, दो प्रजातियों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक जाति को लाभ होता है उसे हम म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता कहते हैं। म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, अविकल्पी सहोपकारिता और विकल्पी सहोपकारिता। ऑब्लिगेट या अविकल्पी यानी कि जिसके पास कोई विकल्प ही ना हो, जो सिस्टम या जो चीज वो यूज कर रहा है उसी पे डिपेंड हो, उसे अविकल्पी। और विकल्पी के पास क्या होता है, अन्य विकल्प या अन्य सोर्स भी उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन सेट है दोस्तों, समरी के बाद उसको लिया गया है बहुविकल्पी प्रश्नों का एमसीक्यू। 1 नंबर के प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि, अभी आप पढ़ के आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। आप क्लियर है, अभी 2 मिनट पहले आपने उसको देखा। आगे, नास्टाक सहजीवी संबंध रखता है। नास्टाक किसके साथ सहजीवी संबंध रखता है, यानी साथ साथ रह करके जीवन यापन करता है। तो आप देखेंगे साइकस की जो प्रवाल जड़ें हैं, कोलोराइड रूट्स ऑफ साइकस, उनके अंतर्गत यह पाया जाता है। तो आप देखेंगे जो ख ऑप्शन है वो क्या है, यहां सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पास्की तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। किसी भारतीय वैज्ञानिक को आप जानते हैं तो फादर ऑफ जो इकोलॉजी है उसे आप अवश्य जानते होंगे। उन्हें आप देखिएगा आर मिश्रा। आर मिश्रा रामदेव मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मिश्रा जी जो हैं वही क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, इंडियन इकोलॉजी हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो उसे याद रखिएगा, इनका नाम फेमस है। वहीं क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं वायु से, शैवाल से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे प्राप्त करते हैं, तो आप जानते हैं लाइकेन में एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं। तो शैवाल वहाँ क्या करता है, पोषण देने वाला एक जो अवयव है उसके रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर 8, जीव संख्या वृद्धि की 4 घातांकीय प्रवस्था स्पॉन्टेनियल फेज क्या है भाई, इसे आपको बताना है। प्रारंभिक अवस्था जब वृद्धि नहीं के बराबर होती है, मध्य अवस्था जब वृद्धि अतिशीघ्र गति से होती है, अंतिम अवस्था जब वृद्धि शून्य हो जाती है। तो इसमें से क्या सही है, तो आप देखेंगे जब मध्य अवस्था खा वाला मध्य अवस्था जब वृद्धि अति तीव्र गति से हो जाती है तो इसे मध्य अवस्था कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो 4 घातांकीय प्रवस्था है उसमें मध्य अवस्था में वृद्धि गति तेज देखी गई है। तो ऑप्शन आपका बी यानी ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अधिपादप एपिफाइट्स अपने मुख्य पादपों से केवल क्या करता है, भोजन लेता है, आवास लेता है, जल लेता है या ये सभी लेता है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ वह एपिफाइट है। अधिपादप मतलब वह रहने का सिर्फ शेल्टर आवास लेता है। तो यहाँ ऑप्शन खा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां देखिए, भक्ष्य की संख्या में अत्यधिक वृद्धि तभी संभव है जब परभक्षी अनुपस्थित तो रहे, पहला,
वातावरण केवल परभक्षी के अनुकूल हो, दूसरा परभक्षियों की संख्या बहुतायत हो, तीसरा, चौथा वातावरण भक्ष्य तथा परभक्षियों दोनों के लिए अनुकूल हो। तो अब देखिए भक्ष्य की संख्या, अगर जो इनका भक्षण किया जाना है उन्हें भक्ष्य कहते हैं, तो भक्ष्य की संख्या तभी बढ़ेगी जब उनको खाने वाले यानी परभक्षी वो क्या हो, अनुपस्थित हो। अगर उपस्थित रहेंगे तो निश्चित है कि उनकी संख्या बैलेंस में रहेगी या फिर कम हो सकती है। ठीक है, तो यह स्थिति आपको देखने को वहां मिलेगी। तो यह 10वें प्रश्न में आंसर आपका का जो है वह सही होगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए अब हम लोग निश्चित उत्तरी जो प्रश्न है उनके बारे में थोड़ा सी चर्चा करेंगे। निश्चित उत्तरी क्या है यहां भैया, क्या कहा जा रहा है निश्चित उत्तरी में? कलशाकार आयु पिरामिड कब प्राप्त होता है? कलशाकार पिरामिड तब प्राप्त होता है जब प्रजनन योग्य सदस्यों की संख्या प्रजनन पूर्व की सदस्यों की संख्या से क्या हो, अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, प्रजनन योग्य जो सदस्य की संख्या है उससे क्या है, कलशाकार पिरामिड तब प्राप्त होता है जब प्रजनन योग्य सदस्यों की जो संख्या है प्रजनन पूर्व की सदस्यों की जो संख्या है से अधिक हो। तो इस चीज को आपको पॉइंट ऑफ रखना है कि कलश के आकार का कब जो है आयु पिरामिड प्राप्त होता है। जैव सूचकांक किसे कहते हैं? तो जैव सूचकांक क्या है भाई? किसी समष्टि में दिए गए इकाई समय में जन्म दर मृत्यु दर के अनुपात को ही क्या कहते हैं? जैव सूचकांक कहते हैं या वाइटल इंडेक्स भी इंग्लिश में कहते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को प्रदर्शित करने वाला यह सूचकांक होता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखें। प्रश्न नंबर तीसरा जो आपके लिए सेलेक्ट किया गया है, चलिए, उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में तो नहीं पर समष्टियों में होते हैं। व्यष्टि में तो नहीं पाए जाते लेकिन समष्टियों में इनका देखा जाना हुआ है। जैसे जन्म दर हुआ, मृत्यु दर हुआ, अप्रवासन हुआ, उत्प्रवासन हुआ, वृद्धि मॉडल की भी बात हो गई। ये सब क्या हैं? व्यष्टियों में नहीं पाए जाते लेकिन जो समष्टियां हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न। प्रश्न है सहजीवन से आप क्या समझते हैं? आगे सहजीवी पादप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दो विभिन्न जातियों के मध्य इस प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध, कैसा? धनात्मक हो अंतर संबंध जिसमें दोनों जीवों अथवा किसी एक को ही लाभ होता है किंतु दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है। एक को तो लाभ होता है लेकिन दोनों में से किसी को हानि नहीं होती। ऐसे जीवन को सहजीवन तथा ऐसे पौधों को सहजीवी पौधे कहते हैं। लाइकेन में शैवाल कवक का जो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन है वह सहजीवी संबंध के आधार पर जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण है, इसको आप जानते हैं। लाइकेन आपसे एक दो बार पूछा भी गया है तो इसको ध्यान दीजिएगा। लाइकेन के टाइप्स हुआ, लाइकेन्स क्या हैं, इनसे भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है सहभोजिता को उदाहरण सहित क्या करिए, आप समझाइए। ये आपको कहा है सहभोजिता जिसको आप कॉमन सेलिज्म कहते हैं, ये क्या है भाई? इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा जो जीव है ना तो लाभान्वित होता है ना ही उसे हानि होती है। जैसे इपीफाइट या अधिपातप आर्किड के सहारे के लिए
अन्य पौधों पर उगते हैं, लेकिन इसमें इनसे वह क्या करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते। तो आप देखिएगा एक जीव जो है, दो जीव एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जिसमें से क्या होता है, एक जीव तो लाभ पाता है, लेकिन जो दूसरा है ना ही उसको लाभ मिलता है ना ही उसकी कोई हानि होती है। इस तरह का संबंध सहभोजिता या कॉमनसेलिज्म कहलाता है। प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है, देखिएगा 7वां प्रश्न। दो कोटिभक्षी पौधों के नाम लिखिए, यानी सॉरी कोट करें, कीटभक्षी है ना, कीट का इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात कर रहा है। तो आपने नाम सुना होगा किसका, नेपियंथिस और दूसरा यूट्रिकुलेरिया। ये दोनों प्लांट क्या हैं, इंसेक्ट खाने वाले हैं। और हमने पिछले क्लासेस में भी आपको ये बात बताई है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट वहीं उगते हैं जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे अपने अंदर मॉडिफिकेशन रखते हैं। किसे, इंसेक्ट को खाने के लिए वह क्या करते हैं, इंसेक्ट को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, और उनके जो बाहरी आवरण होते हैं इंसेक्ट के, उनसे क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है उसे पूरी करते हैं। तो यही चीज़ उनमें स्पेशल पाई जाती है इंसेक्टिवोरस प्लांट में। प्रश्न नंबर 8वां, भारत में पारिस्थितिकी जनक किसे कहा जाता है, अभी आपसे बताया गया, रामदेव मिश्रा, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अब एक प्रश्न बार आपके पास एक दो बार आ चुका, क्या चार घातांकी वृद्धि का जो समीकरण है वो क्या होगा, थोड़ा यहां समझिएगा। NT बराबर N0ERT, इसमें क्या है, NT यानी T जो है समय बाद जनसंख्या का घनत्व, T समय बाद जनसंख्या का घनत्व NT कहला रहा है। N0 क्या है भाई, समय शून्य पर जनसंख्या घनत्व। अगला स्मॉल r, प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर। स्मॉल e क्या है भाई, प्राकृतिक लघु गणक का आधार। तो ये चार जो है इसमें फैक्टर हैं, चार घातांकी जो वृद्धि सूत्र है। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभार सूत्र पूछ देता है या इसमें से कोई चीज़ आपसे एलिमेंट के रूप में पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 10वां क्या है, सहोपकारिता क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सहोपकारिता जिसे आप म्यूचुअलिज्म कहते हैं, चर्चा हुई थी, दो प्रजातियों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक जाति को लाभ होता है, सहोपकारिता कहलाता है। सहोपकारिता दो प्रकार की होती है, एक होती है अविकल्पी और दूसरी क्या होती है, विकल्पी होती है। यह थोड़ी देर पहले आपसे अभी चर्चा हुई, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है मेरे बच्चों, शॉर्ट टर्म में रिवाइज किया जा रहा है आपके सामने। इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप, और अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातें रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न नंबर 17 है, क्या है, समष्टि के घनत्व में किस तरह बढ़ोतरी होती है। देखिए, जन्म दर बढ़ने एवं मृत्यु दर के घटने तथा अप्रवासन के कारण समष्टि के घनत्व में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अगर आप टर्म समझ गए तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। समष्टि यानी पॉपुलेशन, ये चीज आपसे बताई जा चुकी है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक तितली की फेमस प्रजाति है जिसको मोनार्क तितली कहते हैं, शिकारी से अपनी सुरक्षा कैसे करती है इसकी बात कह रहे हैं। देखिए, मोनार्क तितली एक विशिष्ट रसायन का स्राव करती है जिसके कारण परभक्षियों को यह बेस्वाद या स्वादहीन लगती है। इस प्रकार शिकारियों से अपनी वह सुरक्षा कर पाती है। यानी जब स्वाद नहीं रहेगा उसमें तो उसको भोजन आदि के लिए कोई जीव उसको खाएगा नहीं।
तो यह स्पेशल उसमें मॉडिफिकेशन है कह दें, या कह दें एडाप्टेशन है बायोलॉजी के टर्म में। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखिए, चूसक मछली शार्क मछली के बीच किस प्रकार का संबंध है? तो चूसक मछली या शार्क मछली के मध्य सतत संपर्क के साथ सहभोजी संबंध होता है, जिसमें चूसक मछली शार्क के मुंह से गिरने वाले भोजन के अंगों को क्या करती है? खाती है और उनके साथ साथ रहती है। ठीक है, तो कैसा संबंध है? ध्यान रखिएगा, यह सहभोजी संबंध। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? परभक्षण के दो महत्व बताइए। परभक्षण के दो महत्व आपको बताने हैं। परभक्षण के कारण विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा प्रवाह हो जाता है। परभक्षण की प्रक्रिया द्वारा परभक्षी भक्ष्य जातियों के बीच स्पर्धा को कम करके जैव विविधता को बनाए रखते हैं। तो परभक्षण क्या है भाई, इस चीज को यहां समझाया गया है। आगे सबसे महत्वपूर्ण बाधा स्पर्धा क्या होता है? इस प्रश्न का, इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक, क्या बाधा स्पर्धा क्या है? चले दोस्तों बताएं। देखिए, यह स्पर्धा का वह प्रकार है जिसमें एक प्रजाति के भोजन ग्रहण करने की क्षमता दूसरी प्रजाति की दमनकारी उपस्थिति के कारण घट जाती है। यह स्थिति बाधा स्पर्धा कहलाती है। तो यह एक स्पेशल स्पर्धा है, इसे याद रखिएगा। उसमें है क्या कि एक जो जाति है, प्रजाति है, उसमें जो भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता है दूसरी जाति के दमनकारी उपस्थिति के कारण, कि वो दमन कर देता है, नष्ट कर देता है, उसकी उपस्थिति के कारण क्या होती है? भोजन की क्षमता घटने लगती है, कम खाने की यूज करते हैं, भोज्य पदार्थ का यूज करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बाधा स्पर्धा कहते हैं। तो यह कुछ प्रश्नों की श्रृंखला रही आपके बीच। आगे देखिए, जो प्रश्न है लघु उत्तरी वाला, उसको यहाँ कैसे आपके सामने रखा गया है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है पॉपुलेशन या समष्टि, है ना। समष्टि या पॉपुलेशन को क्या करना है? समुदाय यानी कम्युनिटी, दोनों को अलग अलग क्या करना है? परिभाषित करना है। तो पहले बात करते हैं एक जाति स्पीसीज की व्यक्तियों का समूह जिसमें परस्पर प्रजनन यानी इंटरब्रीडिंग के द्वारा जनन क्षमता से संतान उत्पादित होती है तथा वह एक ही समय में एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, समष्टि या पॉपुलेशन कहलाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या? रिप्रोडक्शन हैपनिंग होना चाहिए, रिप्रोडक्शन हो सके। ठीक है। दूसरा, जीवों की समष्टियों के ऐसे समूह जो विभिन्न जातियों से संबंधित होते हैं परंतु एक ही प्रवासी क्षेत्र में रहकर परस्पर अंतर क्रियाएं करते हैं, समुदाय या कम्युनिटी कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? एक ही जात के रहेंगे, उनमें अपना इंटरब्रीडिंग भी हो जाएगा। यहाँ क्या है? समष्टि यानी कम्युनिटी क्या है कि विभिन्न जातियों के रहेंगे, एक जगह रहेंगे, प्रवासी क्षेत्र उनका एक होगा और आपस में क्या करेंगे? अंतर क्रियाएं करेंगे। परस्परता और सहभोजिता, इनमें क्या करना है आपको? अंतर लिखना है। ठीक है। परस्परता क्या है? इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, जैसे लाइकेन, कवक, शैवाल, मटर कुल के पौधे में पाए जाने वाले राइजोबियम। ठीक है। तो ये क्या है? परस्परता कहलाती है, सिम्बियोसिस। सहभोजिता क्या है? इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, इनमें एक लाभान्वित होता है तथा दूसरे को हानि नहीं होती। इस जैसे अधिपातप, आर्किड या अन्य पौधे पर उगते हैं लेकिन उनसे भोजन आदि ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ उनको क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं, है ना। तो ये चीज है। दूसरा, चूसक मछली जो शार्क द्वारा छोड़े गए भोजन को क्या करती है? अंतर ग्रहण करती है। इनका संबंध सहभोजिता के अंतर्गत आता है।
क्लियर है भैया? चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है सहभोजिता, सहजीवी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी। सहजीविता से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण से समझाइए। सहयोग करने वाली दो जातियों को एक दूसरे से आपस में लाभ हो तो ऐसे जीवन को हम क्या कहेंगे, सहजीवन या सिम्बायोसिस कहेंगे। आगे, ऐसे जीवों को सहजीवन या सिम्बायोंट कहते हैं। इनके उदाहरण लाइकेन में मिलते हैं, जिनमें कवक तथा शैवाल अत्यधिक घनिष्ठ, स्थायी तथा अनिवार्य सहजीवी मिलते हैं। इसी प्रकार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों पर, ग्रंथियों, नोड्यूल्स में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम लेगुमिनीसेरियम यानी राइजोबियम लेगुमिनीसेरम, ये क्या है, सहजीवी संबंध को शो करने वाले जीव हैं। ठीक है, चलिए अगला, आर्किड पौधा आम के पौधे की शाखा पर उग जाता है। आर्किड और आम के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसकी क्रिया को क्या करना है आपको, कैसे संबंध के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे। आर्किड का पौधा एक उपररिहित एपिफाइट है, अतः यह शाखा पर केवल उगा रहता है। अपने अथते यानी होश से यह किसी प्रकार का भोजन, जल इत्यादि प्राप्त नहीं करता है। इसमें स्वयं की वायवीय जड़ें भी होती हैं जो वायु से नमी अवशोषित करती हैं। अतः आम के वृक्ष आर्किड के मध्य पारस्परिक अंतर क्रियाएं, इंटरेक्शंस, सहभोजिता, कॉमर्शियलिज्म कहलाती हैं। यहाँ लाभ केवल आर्किड को ही हो रहा है, आम का वृक्ष का न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वहीं 7वां प्रश्न आपके लिए कि जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, पीड़कों के प्रबंधन के लिए जैव नियंत्रण विधि के पीछे पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या है, ये बताइएगा। तो परभक्षण, प्रिडेशन, कीट पीड़कों के नियंत्रण की एक जैव नियंत्रण विधि है जिससे कीट पीड़कों को प्रबंधन हो सकता है। यह परभक्षी प्रेडेटर शिकार, प्रे अर्थात कीट पीड़क को मारकर खा जाता है और इस प्रकार उनकी संख्या को आवासीय या पारिस्थितिकी हैबिटाट और इकोसिस्टम में नियमित करता है। तो ये देखेंगे परभक्षण के बारे में भी यहाँ आपको समझा दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतरजातीय प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। ये तो आपको बता चुका हूं। अंतरजातीय प्रतियोगिता विभिन्न जातियों के मध्य होती है। पादपों की विभिन्न जातियों के समुदाय एक स्थान पर जल, प्रकाश, खनिज, पोषक तत्व आदि के लिए स्पर्धा करते हैं, है ना। यह भी वही है। गाजर घास यानी जिसे आप पार्थेनियम कहते हैं से स्रावित फिनोलिक रसायन आसपास के अन्य पौधों के बीजों को अंकुरित नहीं होने देते। यह भी देख लीजिए स्पेशल जो गाजर घास है उसकी। कृषि क्षेत्र में खरपतवार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। क्लोरेला शैवाल स्रावित क्लोरोलिन रसायन अन्य कवकों की, शैवाल आदि की वृद्धि पर भी क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह अंतरजातीय प्रतियोगिता की उदाहरण है जो कि यहां समझाया गया है। शाकाहारिता क्या है भाई, हर्बीवोर्स आप जानते हैं। परभक्षण का वह उदाहरण जिसमें जो जीव है वह पत्ती, तना, जड़, फूल, फल आदि, बीज आदि के भोजन के रूप में लेता है, तो यह क्या है, आपकी शाकाहारिता है। ठीक है। पशुओं द्वारा अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग से घास भूस पौधे समाप्त हो जाते हैं, अर्थात पशुओं के चरने से घास भूस एवं साकी पौधे नष्ट हो या खत्म हो जाते हैं। यदि किसी समष्टि के पौधे सभी बीज खा लिए जाते हैं तो पूरी समष्टि या पॉपुलेशन भी विलुप्त हो सकती है। तो आप जो शाकाहारिता है इसको आप अच्छे से जानते थे, तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो फास्ट ट्रैक के दोस्तों के रूप में आपको ये जो वीडियोज़ है वो प्रोवाइड किया जा रहा है।
मिला होगा, आप इसको रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को जरूर समझिए, रिपीट करिए, है ना। जो भी मुख्य पॉइंट है उनको दिमाग में बैठाइए और एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर रहिए। आपका एग्जाम बस अनाउंस हो चुका है, होना बाकी है, तो जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।